रामलाल जी, चिट्ठी आई है। हाँ हाँ, आता हूँ। लगता है शिवम की चिट्ठी आई होगी। उसके इम्तिहान हो गए हैं। शायद गांव आने की खबर भेजी होगी। रामलाल जी बोले। रामलाल जी ने डाकिया से चिट्ठी ली। फौरन खोलकर पढ़ने लगे। चिट्ठी पढ़कर खुशी के मारे भीतर चले गए और भीतर जाकर बोले, अरे भाग्यवान, सुनती हो? कहाँ हो? सुनती हो? हाँ, आई आई। क्यों आसमान सर पे उठा रखा है? लो आ गई। उर्मिला बोली। अरे शिवम 10 तारीख को आ रहा है और 10 तारीख तो कल ही है। शाम तक उसकी गाड़ी पहुंच जाएगी। पास वाले कस्बे के रेलवे स्टेशन पर उसे लेने जाना होगा। रामलाल जी बोले। उर्मिला जी, हाँ हाँ, अभी आज रात पड़ी है। इतना क्यों परेशान होते हो जी? हाँ हाँ, लेकिन गाड़ी वाले को तो कहना पड़ेगा। स्टेशन यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है। अरे निखिल कहाँ गया? उसे तो घर बार की तो जैसे कोई चिंता ही नहीं। ना जाने कहाँ आवारा बना घूमा करता है। रामलाल जी बोले। उर्मिला जी, अरे इतना क्यों बिगड़ते हो? होगा यही कहीं। तुम तो हमेशा उसका ही पक्ष लोगी। तुम्हारा ही हाथ है उसे बिगाड़ने में। क्या करूं, माँ हूं उसकी। बेवजह मुझसे नहीं डांटा जाता तुम्हारी तरह। लेकिन है कहाँ तुम्हारा लाडला? होगा कहीं, मैं क्या जानूं। क्या हरदम उसके पीछे भागा करती हूँ? कभी सीधा जवाब मत देना, मैं ही ढूंढ लेता हूँ। उधर निखिल बगीचे में गोरी के साथ आम तोड़ रहा है। गोरी, हे भगवान, देखो तो वो आम कितना पक्का लग रहा है। जरा वो वाला तोड़ना। निखिल, हाँ हाँ, क्यों नहीं। तूने मुझे तो नौकर समझ रखा है। गोरी, हे भगवान, ये कैसी बातें कर रहे हो? जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलती। ये रहे तुम्हारे तोड़े हुए आम। अब मैं घर जाती हूँ। और आम फेंक कर गोरी जाने लगती है। अरे रुक जा गोरी, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। हाँ हाँ, मैं खूब समझती हूँ कि तुम क्या कहना चाहते थे। ना गोरी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। और गोरी एक पल भी बगीचे में ना ठहरी और सीधी घर जाकर रुकी। इधर निखिल का मन भी खराब हो गया। वो भी सारे आम वही छोड़कर चला आया। रामलाल जी और मनोहर जी दोनों दोस्त थे। दोनों ने साथ में आधे आधे पैसे लगाकर कारोबार शुरू किया था। कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। तभी गांव में बाढ़ आ गई। जो कुछ था सब बाढ़ में खत्म हो गया। दोनों के पास कुछ ही जमा पूंजी रह गई। दोनों ने परिवार सहित दूसरे गांव का रुख किया और वहां एक जमीन खरीदकर अगल बगल रहने लगे। मनोहर की बेटी गोरी और रामलाल का छोटा बेटा निखिल हम उम्र थे। दोनों साथ खेलते, साथ पढ़ते। रामलाल जी और मनोहर जी ने फिर साथ में कारोबार शुरू किया। लेकिन मनोहर की बेईमानियों से तंग आकर रामलाल ने कहा कि अब हम और संग न रह पाएंगे। तुम अलग अपना कारोबार करो और मैं अलग। दोनों में इतना मनमुटाव हो गया कि घरों के बीच में दीवार खड़ी हो गई। लेकिन रामलाल और मनोहर की बीवी और बच्चों के बीच पहले जैसा ही स्नेह बना रहा। गोरी और निखिल ऐसे ही झगड़ते रहते, लेकिन एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन दोनों को पता नहीं है, क्योंकि आज तक एक दूसरे से ज्यादा दिनों के लिए जुदा जो नहीं हुए। निखिल मुंह फुलाए हुए घर में घुसा ही था कि रामलाल चिल्लाते हुए बोले कि कहाँ गया था? पता है, कब से ढूंढ रहा हूँ। जी बाबूजी, बस ऐसे ही थोड़ा तालाब की ओर निकल गया था। अच्छा, ठीक है ठीक है, ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं तेरे बारे में कुछ नहीं जानता। दिन भर आवारा बना घूमता है, ना पढ़ाई की खबर और ना दुकान की। दिन भर बस लाट साहब बना फिरा करता है। अब घर आ गया ना, जो काम हो तो बता दो, क्यों चिक चिक करते हो जी? रामलाल जी, हाँ हाँ, जा। शाम होने को है, वो बंसी टांगे वाला लौटने को होगा। उससे कहकर आ कि कल टांगा तैयार रखना और कहीं मत चले जाना। कल तो शिवम को लेने स्टेशन जाएगा। निखिल, क्या भैया आ रहे हैं? बहुत अच्छी खबर सुनाई। अभी बंसी को बोलकर आता हूँ। और निखिल फिर बाहर चला गया। रास्ते में उसे गोरी मिल गई
वो घड़ा लेकर कुएं पर पानी भरने जा रही थी और जैसे ही निखिल को देखा उसने रास्ता बदल लिया। लेकिन निखिल भी कहाँ मानने वाला था। उसने गौरी को फिर से छेड़ना शुरू कर दिया। गौरी पीछे को हटी और एक पत्थर से टकरा कर गिर पड़ी। उसके पैर में खरोंच आ गई। वो उठी और गुस्से से अपना घड़ा उठाकर बोली कि आज के बाद मुझसे कभी बात मत करना। निखिल ने उसे और भी नाराज कर दिया और दुखी मन से बंसी के पास पहुंचा और तांगे की बात ठहराकर घर लौट आया। लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था गौरी के बिना। रात हुई। उर्मिला जी ने निखिल को खाने के लिए बुलाया, लेकिन निखिल बोला, परोस कर रख दो, माँ बाद में खा लूंगा। ऐसा तो तू कभी नहीं करता रे। तबीयत तो ठीक है ना तेरी? उर्मिला ने पूछा। हाँ माँ, सब ठीक है। सोच रहा हूँ कि छत पर लालटेन ले जाकर थोड़ी देर पढ़ लूँ, उसके बाद खाना खा लूंगा। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। निखिल कुछ किताबें और लालटेन लेकर छत पर चला आया और चटाई बिछाकर पढ़ने लगा। तभी गौरी ने अपने आंगन से देखा कि निखिल छत पर है। मन तो उसका भी नहीं लग रहा था उसके बिना और वो सारा गुस्सा छोड़कर अपने घर की छत पर चली आई। दोनों छतें आपस में जुड़ी हुई थी। गौरी निखिल के पास जा बैठी, लेकिन निखिल कुछ नहीं बोला। अभी तक नाराज हो गौरी बोली, निखिल तुम्हें क्या, तुम ठहरी पत्थर की तरह कठोर, तुम्हें किसी के मन से क्या लेना देना। अच्छा माफ कर दो। नहीं करूँगा। अरे कर दो ना। नहीं, कभी नहीं। ठीक है, मत करो बात। आज ही बाबूजी कह रहे थे कि उन्होंने मेरे लिए एक लड़का पसंद कर लिया है। जब ब्याह कर चली जाऊंगी तब पछताते रहना। गौरी इतना कहकर जाने लगी। निखिल ने गौरी का हाथ पकड़ लिया और बोला, चोटी पकड़ कर बैठा लूंगा तुझे। बड़ी आई बिहार रचाने वाली, तुझे अपने से दूर कहीं भी नहीं जाने दूंगा। भला किस रिश्ते से? दोस्ती के रिश्ते से। अच्छा, खाना खाया? नहीं। गौरी, अच्छा चलो मैं खाना लेकर आती हूँ, साथ में मिलकर खाएंगे। और गौरी खाना लेकर आई और दोनों ने साथ मिलकर खाना खाया। उधर शहर में शिवम अपना सामान बांधने में लगा था। तभी उसके मित्र आर्यन ने आकर पूछा, कहीं जा रहे हो मित्र? हाँ, रात की गाड़ी से निकलूंगा। गांव जा रहा हूँ। इम्तिहान जो हो गए हैं और अभी नतीजे आने में वक्त है, तो यहाँ भी रहकर क्या करूँगा। और छाया का क्या, वो तुम्हारे बिना रह पाएगी? आर्यन ने पूछा। शिवम, हाँ भाई, यही तो कसौटी है। कभी कभी अपनों की खातिर बहुत कुछ त्यागना पड़ता है। और अगर उसे मुझसे सच्चा प्रेम है तो मेरा इंतजार जरूर कर पाएगी, नहीं तो इसका मतलब उसकी मोहब्बत में खोट है। छाया को बताया कि तुम गांव जा रहे हो। हाँ, शाम को उसके घर जाकर बता दूंगा। अच्छा यार, चलता हूँ, कुछ जरूरी काम है। और इतना कहकर आर्यन चला गया। छाया शहर के सबसे बड़े नामी गिरामी वकील केशव प्रसाद की बेटी है। केशव प्रसाद राजे रजवाड़े के खानदान से ताल्लुक रखते हैं। वो शिवम को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है और हमेशा अव्वल आता है। वकालत की पढ़ाई पढ़ रहा है। उसका इरादा जज बनने का है। छाया भी शिवम के साथ कॉलेज में है और साथ पढ़ते पढ़ते एक दूसरे को पसंद करने लगे। केशव प्रसाद को जब ये बात पता चली तो उन्हें कोई भी आपत्ति ना हुई। उन्होंने भी मन में सोचा कि शिवम जैसा होनहार लड़का उन्हें कहाँ मिलेगा। शाम को शिवम छाया के घर पहुंचा और अपने गांव जाने की खबर दी। जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलती, छाया बोली। पर क्यों मैडम जी? शिवम ने पूछा। पहले तुम इसलिए नहीं मिलते थे कि कहते थे कि इम्तिहान है, वक्त नहीं है। अब सोचा था कि तुम और मैं अब मिलकर कुछ बातें क्या करेंगे, तो तुम घर जा रहे हो, छाया बोली। शिवम, लेकिन कितने दिनों से घर भी तो नहीं गया। मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, तो परिवार वालों के प्रति मेरा भी कोई फर्ज बनता है कि नहीं। अच्छा ठीक है, कब तक गांव से लौटोगे? बस नतीजे आने से पहले लौट आऊँगा। और उस शाम शिवम छाया से मिलकर रात की गाड़ी से अपने गांव चला आया। दोपहर तक गाड़ी स्टेशन पहुंच गई। निखिल पहले से ही बंसी टांगे वाले के साथ स्टेशन पहुंच गया था। शिवम गाड़ी से अपना सामान लेकर जैसे ही उतरा, निखिल ने फौरन उसके चरण स्पर्श किए और शिवम ने निखिल से कहा, बस बस रहने दो, और उसे गले लगाकर पूछा, कैसा है तू? मैं ठीक हूँ भैया, और आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ रे। और दोनों भाई तांगे में सामान लादकर निकल पड़े। घर पहुँचे शिवम ने माँ बाबूजी के चरण स्पर्श किए और
बोला, माँ बहुत भूख लगी है, खाने में क्या क्या है? सब तेरी पसंद का बनाया है। भिंडी की सब्जी, भरवा करेले, राजमा, कच्चे आम की चटनी, चावल, रोटी और मीठे में सूजी की खीर, जैसा तुझे पसंद है, उर्मिला जी बोली। अब तो मेरी भूख और भी बढ़ गई है। मैं बस झट से कुएं पर से नहा कर आता हूँ, फिर सब साथ बैठकर खाना खाएंगे। और सबने साथ बैठकर खाना खाया। फिर शिवम बाबूजी के साथ बैठकर बातें करने लगा। रामलाल जी ने बताया कि निखिल कुछ भी नहीं पढ़ता लिखता, दिन भर आवारा बना घूमा करता है, और उसके साथ वो मनोहर की बिटिया गौरी भी दिन भर घूमती है। वो तो लड़की है, घर गृहस्थी के दो चार काम सीख जाएगी तो उसकी शादी तो हो ही जाएगी। लेकिन अगर ये निखिल निखट्टू का निखट्टू रह गया तो कौन भला आदमी इसे अपनी लड़की देगा? तो दिन रात सपने देखता है कि तेरी तरह तेरा भाई भी पढ़ाई में होशियार हो, लेकिन इसे तो बिल्कुल शर्म नहीं आती। ये तो बिल्कुल चिकना घड़ा हो चुका है, बेशरम कहीं का। कितना भी समझाओ लेकिन इसके कान में जूं तक नहीं रेंगती। ठीक है बाबूजी, अब मैं यहाँ आ गया हूँ तो इतने दिन यहाँ रहकर निखिल की पढ़ाई देखूंगा और ये जानने की कोशिश भी करूंगा कि ये पढ़ाई से इतना जी क्यों चुराता है। अब शिवम ने निखिल पर नजर रखना शुरू कर दिया और निखिल का चंचल मन तो हमेशा गौरी में ही रमा रहता। ये बात शिवम को भी समझ में आती थी और वो निखिल को समझाता कि पढ़ाई कितनी जरूरी है। जब वो पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाएगा तो गौरी को तुझ पर कितना फक्र होगा। अब तो गौरी से केवल शाम को ही मिला करेगा, दिन भर आवारागर्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। पढ़ाई पर ध्यान दे, 12वीं पास करने के बाद तुझे भी मैं अपने साथ शहर ले जाऊंगा। निखिल को भी शिवम की बातें समझ आ गई और ये सब बातें गौरी भी अपने घर के आंगन में खड़े होकर सुन रही थी। उसने मन में सोचा, सच ही तो कह रहे हैं बड़े भैया, अब मैं निखिल को ज़्यादा परेशान नहीं करूंगी। और उस दिन के बाद गौरी भी समझ चुकी थी कि निखिल की पढ़ाई लिखाई कितनी जरूरी है। गांव पहुंचकर शिवम बहुत खुश था। लगभग 1.5 महीने ही बीते होंगे कि रामलाल जी की तबीयत खराब हो गई। शहर के डॉक्टर को भी बुलाया गया, लेकिन कोई असर ना हुआ। शिवम बहुत परेशान सा रहने लगा। उधर इम्तिहान के नतीजे आने का वक्त हो गया था और बाबूजी की तबीयत में कोई सुधार दिखाई नहीं दे रहा था। उर्मिला जी भी बहुत परेशान थी। क्या करे बेचारी, अब उसको उसका अपना परिवार बिखरता हुआ नजर आ रहा था। सबका रो रो कर बुरा हाल था। और फिर एक दिन रामलाल जी ने शिवम को अपने पास बुलाकर कहा, लगता है बेटा मेरे जाने का वक्त आ गया है। अब से इस घर की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। भला दुनिया उंगली ना उठा पाए कि बड़े बेटे ने अपने कर्तव्य का निर्वहन ठीक से नहीं किया। दुकान की जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी और श्रद्धा के साथ निभाना, बूढ़ी माँ का ख्याल रखना और छोटे भाई को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाना, इतना काबिल बनाना कि वो एक दिन बहुत बड़ा आदमी बने, दुनिया उसे सलाम करे। बोल बेटा, रखेगा ना अपने पिता की बात का मान, निभाएगा ना अपना कर्तव्य? वचन दे मुझे, वचन दे मुझे। हाँ बाबूजी, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं कभी भी अपने कर्तव्य से मुंह ना मोड़ूंगा, रामलाल जी बोले। और इतना कहकर सुनकर रामलाल जी के प्राण पखेरु उड़ गए और घर में रोना धोना मच गया। रामलाल जी की 13वीं हो चुकी थी। शिवम अपनी माँ से बोला, माँ सोचता हूँ कि शहर जाकर अपना सामान उठा लाऊं और सबको बताऊं कि अब मैं हमेशा के लिए गांव में जाकर बस रहा हूँ। लेकिन बेटा तेरी पढ़ाई। माँ, बाबूजी को वचन जो दिया था कि मैं अब से घर और उनकी दुकान संभालूंगा और निखिल को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाऊंगा। अब मुझे अपना वचन निभाने का समय आ गया है। ठीक है बेटा, जो तू ठीक समझे। और शिवम अपना सामान लेने शहर पहुंचा। प्रिंसिपल से मिलकर बोला कि अब वो पढ़ाई छोड़ रहा है। लेकिन क्यों बेटा, इम्तिहान के नतीजे भी आ गए हैं, तुम अव्वल आए हो, फिर भी पढ़ाई छोड़ना चाहते हो? प्रिंसिपल ने पूछा। हाँ सर, बाबूजी नहीं रहे और घर का बड़ा बेटा होने के नाते घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है।
मरते समय बाबूजी को वचन दे चुका हूँ कि अब से मैं गांव में रहकर अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। ठीक है बेटा, अब मैं क्या कहूँ, लेकिन हमारे कॉलेज ने एक अच्छा छात्र खो दिया, प्रिंसिपल बोले। और शिवम छाया से भी मिलने पहुंचा। शिवम, मैं पढ़ाई छोड़कर गांव में रहूंगा हमेशा के लिए। छाया, लेकिन क्यों? अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए, शिवम बोला। छाया, और हमारी शादी? अगर गांव में रह सकती हो तो चलो अभी शादी करके गांव ले चलता हूँ, शिवम बोला। नहीं शिवम, मुझे तुमसे ये आशा नहीं थी। मुझे लगा कि तुम जज बनकर बड़े आदमी बनोगे और तुम मुझसे ब्याह करोगे, छाया बोली। इसका मतलब तुम्हारी मोहब्बत सिर्फ दिखावे की थी, बनावटी थी। तुमने सिर्फ मेरी शोहरत से मोहब्बत की है, शिवम बोला। तुम्हें जो समझना है समझ लो, छाया बोली। मैं सब समझ गया हूँ। और इतना कहकर शिवम छाया के घर से वापस आ गया। शिवम का मन आज बहुत ही दुखी था। वो रास्ते में चलते जा रहा था। उसकी आंखों से पल पल में इक्का दुक्का आंसू भी टपक जाते, जिसे वो अपने कुर्ते की बाह से पोंछ लेता। आज उसे एहसास हो रहा था कि ये दुनिया सिर्फ स्वार्थ से बनी है। वो दुखी मन से हॉस्टल पहुंचा, सामान बांधकर मित्रों से विदा ली और स्टेशन जा पहुंचा। शिवम का मन बहुत व्यथित था। वो गाड़ी में बैठा और लेट गया। जब मन अशांत हो और हृदय को चोट लगी हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। बस मन चाहता है कि शांत होकर एक कोने में बैठ जाए। किसी से बात करने का मन नहीं करता। और फिर शिवम अगर लड़की होता तो किसी सखी से अपने मन का हाल बताकर मन हल्का कर लेता, उसके कंधे पर सर रखकर रो लेता। लेकिन लड़के तो ये भी नहीं कर सकते। पुरुषों ने स्वयं एक सीमा रेखा खींच रखी है जिसे वे स्वयं पार नहीं करना चाहते। वे डरते हैं क्योंकि लोग कहीं ये ना कह दे कि तुम तो पुरुष हो, ये तुम्हें शोभा नहीं देता। और अगर किसी ने ये कह दिया तो उनका पुरुषत्व आहत हो जाएगा। रात के लगभग 8 बज रहे होंगे। शिवम लेटे लेटे खिड़की से बाहर निहार रहा था। नींद भी नहीं आ रही थी कि वो सो जाता, क्योंकि कुछ खाया ही नहीं था। गुस्से में खाने की खबर न रही। तभी किसी स्टेशन पर गाड़ी रुकी। उसने सोचा कुछ खरीद लेता हूँ। वो स्टेशन पर उतरा, फटाफट एक दुकान से कचौरियाँ और समोसे खरीदकर गाड़ी में चढ़ने लगा। तभी किसी ने धक्का दिया और सारे कचौरियाँ और समोसे स्टेशन के प्लेटफार्म पर बिखर गए। उसने नज़र उठाकर देखा तो कोई लड़की थी जिसने साड़ी पहन रखी थी और बालों को 2 लंबी सी चोटियां बनाए हुए थी। माफ़ कीजिए, मेरी वजह से आपका नाश्ता गिर गया, वो लड़की बोली। कोई बात नहीं, मैं और खरीद लाता हूँ। लेकिन शिवम जैसे ही दूसरी कचौरियाँ और समोसे खरीदने के लिए मुड़ा, वैसे ही गाड़ी ने सीटी दे दी। अब कोई फायदा नहीं, गाड़ी में चलिए, गाड़ी दूसरी सीटी पर चल पड़ेगी, वो लड़की बोली। शिवम उदास सा अपनी सीट पर आया और सीट के नीचे रखी बोतल से एक गिलास पानी निकाला और पी गया। वो लड़की अपना सामान लेकर कुली के साथ गाड़ी में चढ़ी। कुली ने जल्दी से सारा सामान रखा। लड़की कुली से बोली, लो अपने पैसे और फौरन उतरो, दूसरी सीटी पर गाड़ी चल देगी। कुली के जाते ही लड़की ने सारा सामान जमाया और अपनी सीट पर बैठ गई। फिर एक किताब निकाली और पढ़ने लगी। करीब 9 बजे वो उठी और उसने वॉश बेसिन के पास जाकर अपने हाथ धुले और सीट पर आकर खाना खोलने लगी। उसने 2 पत्तलों पर खाना लगाया, आलू की सब्जी, पूरियाँ और आम का अचार। फिर शिवम को आवाज़ दी, सुनिए मिस्टर, खाना खा लीजिए। शिवम ने नहीं सुना। वो ऐसे ही अपनी आंखें मूंदे लेटा रहा। सुनिए मिस्टर, मैं आपसे ही कह रही हूँ, वो लड़की फिर से बोली। इस बार शिवम ने आंखें खोली और पूछा, जी देवी जी, क्या आप मुझसे कुछ कह रही हैं? अब इस फर्स्ट क्लास के डब्बे में मेरे और आपके सिवाय सर्कस के जानवर तो है नहीं जो मैं उन्हें बुलाऊंगी, वो लड़की बोली। जी कहिए, क्या बात है? शिवम ने पूछा। जी, मैंने कहा कि खाना खा लीजिए, वो लड़की बोली। जी आप खाइए,
मुझे भूख नहीं है। हाँ हाँ, मुझे सब पता है आपको भूख नहीं है, इसीलिए तो कुछ देर पहले कचौरियाँ और समोसे खरीदे जा रहे थे। वो लड़की बोली, देखिए मैंने कहा ना, जिद मत कीजिए, मुझे भूख नहीं है। शिवम बोला, ऐसी कैसी भूख नहीं है जी, चलिए थोड़ा सा खा लीजिए, मुझे अकेले खाने की आदत नहीं है। वो लड़की बोली, ये क्या बात हुई देवी जी, अगर मैं ना मिलता आपको तो फिर किसके साथ खाती आप? शायद इसीलिए आप मुझे मिले कि मैं आपके साथ खाना खा सकूं। वो लड़की बोली, देवी जी आप नाहक ही परेशान हो रही है और मुझे भी परेशान कर रही है। शिवम बोला, और ये क्या आपने देवी जी लगा रखा है, मेरा नाम आरती है। वो लड़की बोली, इसीलिए आप इतनी देर से बिना सुर ताल के बजे जा रही है। शिवम खींचकर बोला, हाँ श्रीमान, मुझे थोड़ा ज़्यादा बातें करने की आदत है, इसीलिए शायद आपको परेशानी हो रही है। आरती बोली, लेकिन मैं कम ही बात करता हूँ, इसीलिए कृपा करके आप अपना खाना खाए, मेरा दिमाग ना खाए। अच्छा ठीक है, आप खाना खा लीजिए, मैं आपसे कोई बात नहीं करूँगी। शिवम उठा, उसने जाकर वॉश बेसिन में हाथ धुले और आरती के पास रखा पत्तल उठाकर खाना खाने लगा। आरती ने पूछा, और कुछ लेंगे? शिवम बोला, नहीं, खाना खाकर हाथ धोए, बोतल से पानी निकाल कर पिया और आंखें बंद करके लेट गया, जिससे आरती उससे बात ना कर पाए। आप कहाँ तक जा रहे हैं? आरती फिर बोली, माधवपुर गांव तक। शिवम ने सीमित सा जवाब दिया, अरे मैं भी तो वहीं जा रही हूँ, वहाँ के जमींदार के यहाँ, वो मेरे फूफा जी हैं। आरती बोली। आरती कुछ देर तक यूं ही बोलती रही। जब देखा कि शिवम जवाब नहीं दे रहा है तो वो भी किताब लेकर पढ़ने लगी। कुछ देर में उसे भी नींद आ गई। सुबह हो चुकी थी और गाड़ी बस पहुंचने ही वाली थी। आरती जागी, उसने मुंह धोया और सामान समेटने लगी। तब तक शिवम भी जाग चुका था, उसने भी अपना मुंह धोया और सामान समेटने में लग गया। स्टेशन आ चुका था, गाड़ी रुकी और दोनों ही अपना सामान गाड़ी से नीचे उतारने लगे। आरती को लेने तो तांगे के साथ एक नौकर आ चुका था, लेकिन शिवम को लेने कोई नहीं आया था, क्योंकि शिवम घर में बोलकर नहीं आया था कि कब लौटेगा। आरती ने देखा तो पूछा, आपको लेने कोई नहीं आया? जी आप फिक्र ना करें, मैं चला जाऊंगा। जी ऐसे कैसे, मेरे रहते हुए आप ऐसे कैसे जाएंगे? मैंने आपसे मदद मांगी, नहीं मांगी ना, फिर भी आप मेरे पीछे पड़ रही है देवी जी, भला क्यों? मानवता के नाते, नहीं तो मुझे भी किसी राह चलते से बात करने का कोई शौक नहीं है। और फिर जब गांव एक है, एक ही जगह जाना है, तो साथ चलने में क्या बुराई है? और नौकर से शिवम का सामान भी तांगे में रखने को कहा और दोनों चल पड़े तांगे में बैठकर गांव की ओर। आरती फिर बोल पड़ी, आपने अभी तक अपना नाम नहीं बताया। जी आपको क्या लेना देना मेरे नाम से? नहीं बताना चाहते हैं तो मत बताइए, लेकिन इतना चिढ़ क्यों रहे हैं? जब से आप मिली है ना, तो बातें कर करके मेरा दिमाग खा गई है, इसीलिए। ठीक है जाइए, कुछ नहीं पूछती। और तब तक आरती के फूफा जी की हवेली आ गई। वो नौकर से बोली, मेरा सामान उतार दो और इन्हें इनके घर तक छोड़ाओ। नौकर ने यही किया। तभी आरती के फूफा जी ने बाहर आकर पूछा, आ गई बिटिया? वो कौन था? कोई फूफा जी, गाड़ी में मिल गया था, लगता है किसी बात से बहुत दुखी है। आरती बोली। शिवम को देखते ही उर्मिला बोली, तू आ गया बेटा, तूने तो कहा था कि तुझे कुछ ज़्यादा दिन लग जाएंगे, सबसे मिलकर आएगा, लेकिन तू इतनी जल्दी आ गया। हाँ माँ, यहाँ की चिंता थी कि दुकान कैसे चल रही होगी और निखिल ठीक से पढ़ रहा होगा कि नहीं,
कितनी चिंता करता है बेटा, तूने हम सब के लिए अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी। तेरे जैसा बेटा भगवान सबको दे। उर्मिला देवी शिवम को आशीष देते हुए बोली, मेरी मेहनत तो तब सफल होगी माँ, जब मैं निखिल को पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बना दूंगा। बस इतना आशीर्वाद दे दो कि बाबूजी को दिया हुआ वचन निभा पाऊं। भगवान तेरी हर मनोकामना पूरी करे बेटा। और हाँ, ये निखिल कहाँ है, दिख नहीं रहा? शिवम ने पूछा। बेटा, मेरी कहाँ सुनता है, तू रहता है तो तेरा थोड़ा डर बना रहता है। तू नहीं था तो फिर उसे काहे का डर, घूम रहा होगा कहीं आवारा बना। उर्मिला देवी बोली, ठीक है, मैं नहा कर आता हूँ, उसके बाद खाना खाकर आराम करूँगा। तब तक निखिल भी आ गया और आते ही शिवम से पूछा, अरे भैया, इतनी जल्दी आ गए और स्टेशन से कैसे आए? वो मिल गया था कोई जो इसी गांव में आ रहा था, उसी के साथ आ गया। शिवम ने निखिल को जवाब दिया। ठीक है, तो आप नहा लीजिए, फिर खाना खाते हैं। कुछ देर बाद दोनों भाई खाना खाने बैठे। तभी शिवम ने निखिल से पूछा, क्यों रे, पढ़ाई कैसी चल रही है? एकदम फर्स्ट क्लास भैया, निखिल ने जवाब दिया। इम्तिहान में अच्छे अंकों से पास हो जाएगा या नहीं? बिल्कुल भैया। अच्छा, ये सब बातें बाद में करना, पहले चैन से खाना खा लो। उर्मिला जी बोली। वही तो माँ, मैं भी तो वही कह रहा था कि भैया को मुझ पर जरा सा भी भरोसा नहीं है कि मैं पढ़ाई करता हूँ कि नहीं। निखिल बोला। नहीं रे, ऐसा नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ कि तू पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बने, सारे गांव में मेरा नाम हो। मैं जहाँ से गुजरूं तो लोग कहे कि देखो, वो जा रहा है निखिल का भाई। शिवम बोला। हाँ बेटा, निखिल जरूर बड़ा आदमी बनेगा। तेरा त्याग बेकार नहीं जाएगा। तूने हम सब के लिए अपनी पढ़ाई और सपनों से मुंह मोड़ा। तूने भाईचारे की एक मिसाल पेश की है। उर्मिला बोली। हाँ भैया, माँ सच कह रही हैं। आपने हम लोगों के लिए अपने सपने दांव पर लगा दिए। बस बस रहने दो। तो क्या हुआ, मेरा जज बनने का सपना अधूरा रह गया। अब मेरा सपना निखिल पूरा करेगा, मेरा भाई। शिवम बोला। ले, ये लड्डू तो खाकर देख शिवम, कैसे बने हैं, कल ही शाम को गौरी दे गई थी। उर्मिला देवी बोली। माँ, इस लड्डू की सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हारे बड़े बेटे शिवम को नहीं, छोटे बेटे निखिल को है। उसे रात रात भर पढ़ाई जो करनी है। 10वीं तो ये अच्छे अंकों से पास कर चुका है और 11वीं के इम्तिहान भी आने वाले हैं। फिर 12वीं पास होते ही इसे पढ़ाई के लिए शहर भेज दूंगा, वहाँ ये भी मेरी तरह हॉस्टल में रहेगा। शिवम बोला। ऐसे परिवार का वार्तालाप चलता रहा और एक रोज शाम के वक्त शिवम ने मुनीम जी से कहा कि मुनीम काका, मैं थोड़ा नहर तक टहलने जा रहा हूँ, आप थोड़ा दुकान संभालिए और अगर कोई ग्राहक ना आए तो दुकान बंद करके चाबियां माँ को दे दीजिएगा। जी बड़े भैया, मुनीम काका बोले। और शिवम चल पड़ा नहर की ओर। पहाड़ियों में डूबते हुए सूरज की लालिमा खेतों को ढक रही थी। पक्षी अपने कोठरों में चल पड़े थे। चरवाहे भी अपने अपने जानवरों को चराकर घर लौट रहे थे। शिवम को जो भी जान पहचान का मिलता वो उसे राम राम बोल देता और ऐसे ही टहलते टहलते नहर के किनारे अपनी धुन में मस्त चल रहा था कि तभी उसे किसी ने पीछे से टोका। अरे श्रीमान, आप यहाँ कैसे? जी, आप यहाँ? शिवम ने पूछा। जी, मैं आरती। जी देवी जी, आप यहाँ क्या करने आई हैं? जी, मछली पकड़ने, घर में मन नहीं लग रहा था। आरती बोली। जी, आप मांसाहारी है? शिवम ने पूछा। जी नहीं, मैं तो मजाक कर रही थी, ऐसे ही घूमने आई थी। आरती बोली। तो चलिए फिर साथ में टहलते हैं। शिवम बोला। लेकिन मैं अजनबियों से बात नहीं करती, मुझे तो आपका नाम भी पता नहीं है। आरती बोली। जी, उस दिन मैं किसी बात को लेकर बहुत परेशान था, इसीलिए आपके साथ ऐसा सलूक कर बैठा। मेरा नाम शिवम है। जी अच्छा, चलिए। और आरती शिवम के साथ टहलने निकल पड़ी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। शिवम दिन भर दुकान संभालता और रात को निखिल को भी पढ़ाता। लालटेन की रोशनी से उसकी आंखों में जलन होने लगती, क्योंकि शहर में तो वो बल्ब की रोशनी में पढ़ता था, लेकिन फिर भी वो निखिल को पढ़ाता। जो भी सुनता वो यही कहता कि रामलाल जी ने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, जो ऐसा बेटा, ऐसा लायक बेटा पाया है। बाप को दिया हुआ वचन बखूबी निभा रहा है। इधर गौरी भी निखिल से ज़्यादा ना मिलती
उसकी पढ़ाई की वजह से निखिल तो बहुत कोशिश करता कि चल नहर के किनारे घूमने चले, चल खेतों पे चलते हैं, लेकिन गोरी ना मानती। वो दिन भर घर में रहकर घर के काम काज सीखती, कभी कुछ अच्छा बनाती तो थोड़ी देर के लिए निखिल के लिए घर चली आती, लेकिन निखिल के बिना उसका मन न लगता। और उसे अनमना देखकर गोरी की माँ ने पूछ ही लिया कि क्या बात है, तू इतनी अनमनी क्यों रहती है? तबीयत ठीक नहीं है तो डॉक्टर को बुलाऊं? लेकिन गोरी बोली कि ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इधर मनोहर जी ने गोरी के लिए एक लड़का देख लिया और वे लोग गोरी को देखने आने वाले थे। इस बात से परेशान होकर गोरी ने सोचा क्यों ना ये बात उर्मिला काकी से कहूँ और वो माँ से कहेगी कि मुझे ब्याह नहीं करना है। गोरी उर्मिला के पास पहुंचकर बोली, काकी, बाबूजी बोले कि लड़के वाले मुझे देखने आएंगे, लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती। क्यों बिटिया, तेरे मन में कोई और है क्या? उर्मिला जी ने पूछा। जी काकी। कौन है वो? जी वो, गोरी शर्मा रही थी। तभी शिवम ने अंदर आकर कहा कि मैंने सब सुन लिया है और शायद वो हमारा निखिल है, लेकिन गोरी ये बात उससे अभी नहीं कहना, नहीं तो उसका मन पढ़ाई से उचट जाएगा। जी भैया, मैं भी ये कभी नहीं चाहूँगी कि निखिल का मन पढ़ाई से भटक जाए, गोरी बोली। मैं वचन देता हूँ गोरी, जिस दिन निखिल कुछ बन जाएगा मैं शिवम उससे तेरा ब्याह कराऊंगा। ये कहते हुए शिवम ने गोरी के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। मुझे आप पर पूरा भरोसा है भैया। अच्छा, अब तो निश्चिंत होकर घर जा, काका से मैं बात करूंगा कि तेरा ब्याह उस जगह ना हो। और गोरी अपने घर चली गई। शिवम ने उर्मिला जी से पूछा, माँ, मैं मनोहर काका से कैसे कहूँ कि वे गोरी की अभी शादी ना करे, क्योंकि उसे मैं अपने घर की बहू बनाना चाहता हूँ। मेरे निखिल को गोरी पसंद करती है। तू एक बार मनोहर भैया से बात तो करके देख, वे जरूर मान जाएंगे और फिर हमारा निखिल आगे चलकर सरकारी नौकरी करेगा तो भला उसे कौन अपनी बेटी देने से मना करेगा। उर्मिला जी बोली, माँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैं आज ही इस विषय पर काका से बात करता हूँ। लेकिन माँ, काका तो बाबूजी को पसंद नहीं करते थे, तो वे इस रिश्ते के लिए कैसे तैयार होंगे? शिवम ने पूछा। बेटा, वो तब की बात थी, तब तेरे बाबूजी जीवित थे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो मनोहर भैया के भी मन का मैल दूर हो गया है। वो हमें अपना परिवार ही मानते हैं। उर्मिला जी बोली, ये तो सच है माँ, तो फिर हिम्मत करके आज सब कुछ कह ही देता हूँ काका से, शिवम बोला। शिवम ने मनोहर जी के पास जाकर सारी बात बताई। मनोहर जी भी बोले, उस आवारा लफंगे से मैं कभी गोरी का ब्याह ना करूं, ना पढ़ाई ना लिखाई, दिन भर आवारागर्दी करता है। ठीक है काका, माना कि निखिल आवारा है, लफंगा है, लेकिन अगर पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाएगा तब तो करोगे ना उससे गोरी का ब्याह? और फिर अपनी गोरी भी तो उसे पसंद करती है, और आपकी तो एक ही बेटी है, तो क्या आप उसकी खुशियों का ख्याल नहीं रख सकते? शिवम ने मनोहर जी से कहा। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, निखिल अगर तुम्हारी तरह होनहार निकला तो जरूर मैं उसका ब्याह गोरी से कर दूंगा, मनोहर जी बोले। लेकिन एक बात ही है, ये बात निखिल को पता ना चले कि आप इस रिश्ते के लिए तैयार हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि उसका मन पढ़ाई से उचट जाए। अभी बिल्कुल सही समय चल रहा है उसकी पढ़ाई के लिए। अभी तो वो बड़ा आदमी बनने के सपने देख रहा है, फिर ब्याह के सपने देखने लगेगा, शिवम बोला। हाँ, उससे मैं कुछ नहीं पूछूंगा, तुमने कह दिया तो बस सब सही है। मैं केवल गोरी और गोरी की माँ से ही कहूँगा, और मुझे भी अब गोरी के लिए लड़का ढूंढने से मुक्ति मिल गई, मनोहर जी बोले। अब सब निश्चिंत थे कि जैसे ही निखिल की नौकरी लग जाएगी फौरन उसकी शादी गोरी से कर देंगे। और शिवम भी मन ही मन खुश था कि बाबूजी को दिया हुआ वचन वो ठीक से निभा रहा है। इधर उर्मिला जी ने भी शिवम से पूछा, क्यों रे शिवम, छोटे भाई की शादी भी तय कर दी, उसकी पढ़ाई का भी सारा इंतजाम कर दिया, ये बता तू कब ब्याह रचाएगा? छोटे का ब्याह होने से पहले अपना ब्याह रचा ले, जरा मैं भी तो बहू के सुख भोग लूं। माँ, कैसी बातें करती हो? मैं ब्याह कर लूँगा तो घर की जिम्मेदारियाँ कौन निभाएगा? और फिर जरूरी तो नहीं कि जो आएगी वो तुम लोगों का मेरी तरह ध्यान रखेगी।
मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं। सारी लड़कियां गोरी की तरह प्रेम निभाने वाली नहीं होती। कुछ तो सिर्फ पैसे की और शोहरत की संगी होती हैं। बहुत देखी है ऐसी लड़कियां मैंने शहर में। इसीलिए आज के बाद कभी भी इस विषय पर चर्चा मत करना। शिवम इतना कहकर बाहर चला गया। उस दिन के बाद फिर उर्मिला जी ने शिवम से कभी शादी के लिए नहीं कहा, लेकिन उसे अच्छा भी नहीं लगा कि शिवम हमारे लिए इतना त्याग करे। एक रोज दोपहर के समय शिवम की दुकान में एक व्यक्ति आया और बोला, जमींदार राम लखन जी मंदिर में भंडारा करवाना चाहते हैं, इसीलिए सामान चाहिए। उन्होंने आपको घर बुलवाया है ये पूछने के लिए कि कौन सा सामान कितना लगेगा, क्योंकि आप तो दुकानदार हैं, आपको सब अंदाजा होगा। शिवम बोला, ठीक है चलिए, और मुनीम काका से दुकान देखने के लिए कहा। शिवम राम लखन जी की हवेली पहुंचा। राम लखन जी बोले, अरे आ गए तुम। पहले मैं तुम्हारे पिताजी को बुलवाया करता था, लेकिन अब वो नहीं रहे। फिर मैंने सुना कि उनका बड़ा बेटा पढ़ाई लिखाई छोड़कर दुकान संभालने लगा है। ऐसा त्यागी पुत्र किसी किसी को नसीब होता है। जी ये तो मेरा फर्ज था और मैंने बड़ा बेटा होने का फर्ज निभाया, और मेरी जगह और भी कोई होता तो यही करता। शिवम बोला, बहुत ही समझदार लगते हो बरखुरदार, जो ऐसा सोचते हो। राम लखन जी बोले, आप तो बेवजह मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं। अपने परिवार के लिए भला कौन नहीं करता। शिवम बोला, चलो अच्छी बात है जो तुम इतने अच्छे विचार रखते हो। अच्छा बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता पानी का इंतजाम करता हूँ। और इतना कहकर राम लखन जी ने भीतर आवाज लगाई, अरे वो आरती बिटिया, तनिक मेहमान के लिए नाश्ता पानी तो भिजवा दे। अभी लाई फूफा जी, अंदर से आरती ने आवाज दी, और आरती कुछ देर में एक तस्तरी में कुछ पेड़े, नमक पारे और शरबत लेकर हाजिर हुई। और शिवम को बिना देखे ही बोल पड़ी कि फूफा जी वो धनिया बगीचे में कुछ काम कर रही हैं, इसीलिए मैं ले आई मेहमान के लिए नाश्ता। और जैसे ही शिवम को एकाएक देखा तो बोल पड़ी, अरे आप यहाँ कैसे? बिटिया मैंने बुलाया इन्हें, तुम क्या इन्हें पहचानती हो? राम लखन जी ने आरती से पूछा। जी फूफा जी, ये वही तो है जिस दिन मैं यहाँ आई थी तो ये मेरे साथ स्टेशन से यहाँ तक आए थे। अच्छा हाँ, अब याद आया, तभी तो मैं कहूँ ये घर मुझे जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है। और उस दिन मैं बहुत परेशान था, मेरा मन कहीं और लगा था, इसीलिए ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया। शिवम बोला, अच्छा तो उस दिन तुम थे। ये मेरी साली की बेटी है आरती, हमारी कोई संतान नहीं है, तो जब मन उब जाता है तो इसे यहाँ बुला लेते हैं। वैसे तो कॉलेज में पढ़ती हैं, तब तो बहुत अच्छी बात है कि इन्हें पढ़ाई का शौक है। शिवम बोला, अच्छा तुम नाश्ता कर लो, फिर जल्दी से सामग्री के बारे में बात करती हैं। कौन सा सामान कितना लगेगा? राम लखन जी बोले। और कुछ देर बाद सारी सामग्री के विषय में बात हो गई और राम लखन जी ने भव्य भंडारे का आयोजन किया। सारे गांव से कहा गया कि कोई भी चूल्हा न जलाए, सबका भंडारे में न्योता है। शिवम का परिवार और गौरी का परिवार भी गया। भंडारे के बाद शिवम और आरती की मुलाकातें भी बढ़ गई, और एक रोज आरती के घर से चिट्ठी आई कि माँ बीमार है, जल्दी से आओ। और आरती चली गई। शिवम फिर अकेला रह गया। दिन बीत रहे थे। अब निखिल ने 12वीं पास कर ली और छुट्टियां भी खत्म होने को थी। अब शिवम सारा इंतजाम करने में लगा था कि निखिल को वहाँ शहर में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। शिवम वहाँ सारा सामान तैयार करने में लगा था, और उधर निखिल का मन उदास था। उसे लग रहा था कि अभी तक तो रोज रोज नहीं मिल पाता था गौरी से, लेकिन कभी कभार शक्ल तो देखने को मिल जाती थी, और अब तो मैं उसकी शक्ल देखने को भी तरस जाया करूँगा। मैं शहर में नहीं जाना चाहता, लेकिन भैया मुझे ज़बरदस्ती शहर भेज रहे हैं। उसने उर्मिला जी से कहा भी, लेकिन उर्मिला भी क्या कर सकती थी? वो शिवम के वचन के आड़े नहीं आना चाहती थी। और उस दिन वो शहर जाने के से पहले शाम के समय गौरी से मिलने उसके घर गया, लेकिन गौरी उसे घर पर नहीं मिली। और उसने काकी से पूछा भी नहीं कि गौरी कहाँ है, और काका काकी से मिलकर चला आया, लेकिन वो रात भर सो न सका। सुबह सुबह तांगे पर शिवम ने सारा सामान लाद दिया और निखिल से बोला, चल बाबूजी की तस्वीर को प्रणाम कर, फिर माँ के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद ले। निखिल ने यही किया। फिर बोला, जा काका काकी का भी आशीर्वाद लिया।
और निखिल जब आशीर्वाद लेने पहुंचा तो गौरी तब भी बाहर ना निकली। अब तो निखिल रोआसा सा हो गया और शिवम ने निखिल के मन की बात भांप ली। शिवम ने मन ही मन सोचा कि गौरी कितनी भलाई सोचती है निखिल की, उसका मन विचलित ना हो, इसीलिए तो उससे मिलने बाहर नहीं आई। और निखिल गैर मन से तांगे में बैठकर चल पड़ा स्टेशन की ओर। शहर पहुंचकर शिवम ने निखिल की कॉलेज एवं हॉस्टल दोनों जगह सबसे जान पहचान करवा दी। 2 दिन वहाँ उसके साथ रहकर सारा शहर घुमा दिया कि कौन सी चीज़ कहाँ मिलती है, ये भी बता दिया और सख्त हिदायत दी कि इस गली में कभी भी भूल से कदम ना रखे, क्योंकि ये शहर की सबसे बदनाम गली है। निखिल सब समझ गया। निखिल को सब कुछ समझाकर सारी हिदायतें देकर शिवम गांव लौट आया। लेकिन शिवम को अच्छा नहीं लग रहा था भाई से अलग होकर, और निखिल को भी हॉस्टल में अच्छा नहीं लग रहा था। वो था गांव का सीधा साधा लड़का और सब उसका हॉस्टल में मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि उसे शहर वालों की तरह रहना नहीं आता था। ना तो उसके पास ढंग के कपड़े थे और ना स्टाइल। इससे उसमें अभिन्न भावना ने घर कर लिया। उसका मन ना पढ़ाई में लगता ना ही किसी और काम में। वो दिन भर अपने कमरे में बंद रहने लगा। निखिल बहुत बड़ी उलझन में था। कमरे से बाहर निकलता तो उसे अपने पहनावे और चाल ढाल पर शर्म महसूस होती। कैंटीन खाना खाने जाता तो सब कांटे छुरी से खाते और वो हाथ से। उसकी फुहड़ता पर सब हंसते, उसका मजाक बनाते। तभी हॉस्टल में रहने वाले एक साथी ने उसका फ़ायदा उठाया, उससे हमदर्दी जताई और उससे दोस्ती कर ली। उसका नाम रोहन था। उसने निखिल से कहा कि चिंता मत करो दोस्त, मैं तुम्हारी मदद करूंगा और देखना कुछ दिनों में ही तुम इन सबसे स्मार्ट और हैंडसम दिखोगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें थोड़े पैसे खर्च करने पड़ेंगे। नए कपड़े, नए जूते, ये हेयर स्टाइल बदलना होगा। 2-3 महीने के लिए इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ज्वाइन कर लो। 2-3 तरह के महंगे महंगे घड़ी और चश्मे खरीदने पड़ेंगे और कहीं पर भी जाया करो तो टैक्सी से जाया करो। लेकिन इतने पैसे कहाँ से आएंगे? गांव से मंगवाओ। क्यों, घर में पैसे की तंगी है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बड़ी भैया घर संभाल रही है। पिताजी नहीं रहे तो सारा हिसाब किताब भैया के जिम्मे रहता है, और अगर ज़्यादा पैसे मंगाए तो भैया हिसाब पूछेंगे। तो कोई ना कोई बहाना बना देना। अगर स्वयं में आत्मविश्वास लाना चाहते हो तो ये सब करना ही पड़ेगा, नहीं तो बने रहो देहाती गवार और फुअड़। मेरा क्या जाता है? नहीं यार, तुम्हें ही मेरी मदद करनी होगी। और फिर तुम मेरे सीनियर भी हो और यहाँ पहले से ही रह रहे हो, तो यहाँ के बारे में तुम्हें सब पता है। तुम जो कहोगे मैं करूँगा। ये हुई ना बात। अब रोहन ने निखिल के तन और मन दोनों का ही काया पलट करना शुरू कर दिया। निखिल के साथ रोहन को भी अय्याशी करने का मौका मिल जाता, क्योंकि रोहन हॉस्टल का सबसे बिगड़ा हुआ लड़का था। उसके गलत चाल चलन की वजह से उसके घर वालों ने उसे पैसा भेजना बंद कर दिया था, और हॉस्टल में ऐसा कोई नहीं बचा था जिससे उसने उधार ना लिया हो। और पैसा ना चुका पाने के कारण हॉस्टल में अब लोगों ने उसे उधार देना बंद कर दिया था। इसीलिए उसने निखिल को अपना दोस्त बना लिया था। अपने फायदे के लिए उसने निखिल के लिए कई जोड़ी कपड़े सिलवाए, महंगी महंगी घड़ियां खरीदवाई, महंगे महंगे जूते दिलवाए, साथ में सिगार और सिगरेट भी पीनी सिखा दी। बोला ये पीना बड़े घरों के लड़कों की शान होती है। और निखिल है कि बेजुबान जानवर सा उसकी हर बात मानता चला गया। इतना सब सीखने पर भी अभी बात रुकी नहीं थी कि वो एक दिन रोहन एक नई जगह निखिल को लेकर गया, और वो जगह थी शराब खाना। रोहन ने वेटर को ऑर्डर देकर शराब मंगवाई। रोहन बोला मैं ये नहीं कर सकता, किसी को पता चल गया तो मेरी सामत आ जाएगी। और उस रात वो वहाँ से चला आया। इस बात से रोहन बहुत नाराज हुआ, क्योंकि उस रात शराब खाने का बिल रोहन के हिस्से आया। रोहन ने अब निखिल से बात करना बंद कर दिया। इस बात से निखिल परेशान रहने लगा, क्योंकि उसका रोहन के सिवाय कोई और दोस्त ना था। और एक दिन निखिल से रहा ना गया और उसने रोहन से माफ़ी मांगी और बोला कि ठीक है दोस्त, जो तुम कहोगे मैं वही करूँगा, लेकिन अब से कभी भी नाराज ना होना। रोहन और निखिल पहले की तरह फिर घूमने लगे, और इधर निखिल की पढ़ाई चौपट हो रही थी और उधर शिवम गांव से पैसे भेज भेज कर परेशान था। और एक दिन फिर निखिल की चिट्ठी गांव पहुंची पैसे मांगने के लिए। इस बार शिवम की कुछ समझ में नहीं आया।
कि आखिर निखिल को इतने रुपए की जरूरत क्यों पड़ रही है। उसने इस बारे में अपनी माँ से भी बात की तो उर्मिला जी बोली कि ऐसा तो नहीं निखिल शहर जाकर गलत संगत में पड़ गया हो। शिवम बोला, नहीं माँ, मुझे अपने भाई पर पूरा विश्वास है। वो कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे बाबूजी की इज्जत पर दाग लगे। लेकिन बेटा, आजकल किसी का भरोसा नहीं है। क्या पता शहर जाकर उसे माँ की हवा लग गई हो और उसका मन बदल गया हो। नहीं, निखिल हम लोगों को कभी धोखा नहीं दे सकता। मैं तो बस तुमसे यूं ही कहने क्या चला आया कि निखिल आजकल बहुत पैसे मांग रहा है और तुम हो कि ना जाने बात को कहाँ से कहाँ खींच कर ले गई। शिवम ने उर्मिला से कहा, मैं तो बस तुझे दुनियादारी के बारे में बता रही थी। ये दुनिया है बेटा, यहाँ इंसान को बदलते देर नहीं लगती। किसी का कुछ भरोसा नहीं है, ना जाने इंसान कब बदल जाए। सही कह रही हो माँ, ये तो मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ। कुछ हुआ है क्या बेटा? ना माँ, वो तो मेरे मुंह से ऐसे ही निकल गया। कल ही निखिल को पैसे भेज देता हूँ। वो वहाँ फिजूल खर्ची थोड़े ही कर रहा होगा, जरूरत होगी तभी तो मंगाए है पैसे। मैं तो नाहक ही चिंता कर बैठा। जैसी तेरी मर्जी बेटा। और दूसरे दिन ही शिवम ने निखिल को मनी ऑर्डर के से रुपए भेज दिए और उधर निखिल रुपए पाकर खुश था। अब वो रोहन के साथ शराब खाने भी जाने लगा। देर रात हॉस्टल लौटता तो सुबह समय से जाग ना पाता और कॉलेज की क्लास छूट जाती। इसी तरह निखिल की अय्यासियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी और उधर शिवम को लग रहा था कि मेरा भाई पढ़ रहा है। उधर गोरी रोज डाकिया बाबू से पूछती कि उसके लिए कोई चिट्ठी है, लेकिन निखिल शायद अब गोरी को भूल बैठा था। वो शहर की रंगीन दुनिया को ही अपना सब कुछ मान बैठा। उसे ना अब अपना गांव याद रह गया था और ना गांव वाले। फिर एक दिन निखिल की चिट्ठी आई शिवम के पास कि इस बार की छुट्टियों में वो कुछ दिन गांव में आकर रहेगा। ये खबर शिवम ने सबसे पहले गोरी को सुनाई। गोरी खुशी से झूम उठी और शिवम से बोली, इस बार तो मैं उसकी ही पसंद की चीजें बनाकर उसे खिलाऊंगी। हाँ रे, तेरा जो मन करे वो बनाकर खिलाना अपने निखिल को। पहले उसे आ तो जाने दे। और वो दिन भी आ पहुंचा जिस दिन निखिल आने वाला था। शिवम सुबह सुबह ही तैयार होकर तांगा लेकर स्टेशन जा पहुंचा। कुछ देर में गाड़ी भी आ पहुंची और निखिल गाड़ी से उतरा। शिवम ने जैसे ही उसे देखा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। निखिल सूट बूट में बिल्कुल साहब लग रहा था। इस बार निखिल शिवम के चरण स्पर्श करना भूल गया। शिवम को थोड़ा बुरा लगा, लेकिन उसने सोचा भूल गया होगा, कोई बात नहीं, और उसने निखिल को गले से लगा लिया। लेकिन जब शिवम ने निखिल को गले से लगाया तो उसे अपनेपन का एहसास ना हुआ। आज उसे अपना छोटा भाई कुछ पराया सा महसूस हुआ। शिवम को लगा कि शायद ये उसका भरम है। ये मेरा निखिल ही तो है, सफर से आया है, थक गया है शायद, और फिर इतने दिनों बाद गांव लौटा है, इसीलिए शायद ऐसा होगा। शिवम खुद को तसल्ली पर तसल्ली दिए जा रहा था। निखिल घर पहुंचा, जैसे तैसे नहाकर खाना खाने बैठा। चल आजा, हम दोनों आज बड़े दिनों के बाद में साथ खाना खाएंगे, शिवम बोला। तभी गोरी भी निखिल की पसंद के कुछ व्यंजन लेकर आ पहुंची। उसने शिवम और निखिल की थाली में अपनी बनाई हुई चीजें रख दी। तभी निखिल बोला, ये क्या है, इतना तेल मसाला मैं नहीं खाता, लेकिन पहले तो तुम ये चीजें बड़ी चाव से खाया करते थे। निखिल, गोरी बोली, पहले खाया करता था लेकिन अब नहीं। पहले मैं गंवार हुआ करता था, लेकिन अब मैं शहर में रहने लगा हूँ और वहाँ के लोग ऐसे फुअड़ता से खाना नहीं खाते, चम्मच और छुरी का इस्तेमाल करते हैं। और ये क्या, पीतल की थालियाँ, वहाँ लोग चीनी मिट्टी की प्लेटों का इस्तेमाल करते हैं। और माँ, मैं ये कुएं का खुला पानी नहीं पी सकता, कल से मेरे लिए पानी उबाल कर रखा करो, निखिल बोला। निखिल की बातें सुनकर सब दंग रह गए और गोरी गुस्सा होकर अपने घर आ गई। लेकिन निखिल ने ना ही गोरी से बात की और ना ही उसे मनाने आया। गोरी बहुत दुखी हुई। इस बार ना तो निखिल उसके साथ नहर किनारे गया और ना ही आम तोड़ने, और कुछ दिन गांव में रहकर निखिल फिर से शहर लौट गया। शहर पहुंचकर फिर से उसकी वही दिनचर्या शुरू हो गई। पहले साल तो जैसे तैसे नंबर लाकर निखिल पास होकर
दूसरे साल में पहुंच गया। उसने अपने पास होने की खबर तो शिवम को दी, लेकिन नंबर अच्छे न आ पाने के कारण नंबर नहीं बताए। ऐसे ही साल भर और चलता रहा। अब रोहन ने निखिल को शहर की बदनाम गलियों की सैर करानी शुरू कर दी, क्योंकि रोहन को पैसों की जरूरत पड़ती और अपना खर्चा वो निखिल से इसी तरह निकलवा लेता। बदनाम गलियों में उसकी मुलाकात रेशमा नाम की गाने वाली से हुई, जो उम्र में निखिल से बड़ी थी, लेकिन इतनी खूबसूरत थी कि जो भी पहली बार उसे देख ले वो उसकी खूबसूरती का कायल हो जाए। और ऐसा गाती थी कि जैसे कोई कोयल, उसकी आवाज़ सुनकर मुसाफिर भी रास्ता भूल जाते थे। और उसकी खूबसूरती पर निखिल पागल हो गया। वो रोज रात को उसका गाना सुनने जाने लगा, और इस बात का रोहन को बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि वो भी रेशमा को पसंद करता था। लेकिन अब रेशमा का दिल निखिल पर आ चुका था। वो उसके भोलेपन और सादगी पर मर मिटी थी, और ये बात रोहन को अखर गई। एक रात रोहन ने निखिल से कह ही दिया कि वो रेशमा से दूर रहे। निखिल ने पूछा, लेकिन क्यों? तुम ये सवाल पूछने वाले कौन होते हो? रोहन ने निखिल से पूछा। मैं रेशमा को चाहने लगा हूँ, निखिल बोला। तेरी इतनी औकात, मैंने ही सब सिखाया और मेरे ही प्यार पर हक जताते तुम्हें शर्म नहीं आती? रोहन बोला। अरे जा जा, मेरे टुकड़ों पर पलता है तू, और तू भूल रहा है अपनी औकात, निखिल बोला। इतना सुनते ही रोहन ने निखिल पर हाथ उठा दिया, और निखिल भी कहाँ चुप रहने वाला था। दोनों में गुत्थम गुत्थी और हाथापाई शुरू हो गई। निखिल ने तो गांव का असली घी दूध खाया था। उसने रोहन की अच्छे से खबर ली। चोटिल रोहन तिलमिला उठा और धमकी देता हुआ बोला, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। निखिल ने रोहन से झगड़ा तो कर लिया था, लेकिन उसके बहुत सारे राज रोहन के पास थे, और उसने जो धमकी निखिल को दी थी वो पूरी कर दी। रोहन ने निखिल के विषय में सब प्रिंसिपल से कह दिया। प्रिंसिपल बहुत नाराज हुए, और दूसरे ही दिन उन्होंने अपने ऑफिस में निखिल को बुलवाया। जो मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, क्या वो सच है? प्रिंसिपल ने निखिल से पूछा। क्या सुना है आपने सर? यही कि तुम अब कोई भी क्लास नहीं लेते, देर रात तक शराब खाने से लौटते हो। हाँ सर, और मुझे इसका कोई अफसोस नहीं है, निखिल ने बेशर्मी के साथ प्रिंसिपल को जवाब दिया। तुम्हारा बड़ा भाई शिवम तो ऐसा ना था, वो तो हीरा था, हीरा। और एक तुम हो जिसमें बड़ों का कोई लिहाज नहीं रह गया है। ये मेरी पहली और आखिरी चेतावनी है। अगर तुमने अपनी आदतें ना सुधारी तो मैं शिवम को चिट्ठी लिखकर सब बता दूंगा, प्रिंसिपल बोले। जी, जो आदतें मुझे लग चुकी है वो अब छोड़ना मेरे लिए आसान नहीं है। और इतना कहकर निखिल प्रिंसिपल ऑफिस से चला गया, और प्रिंसिपल साहब देखते रह गए। आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।